सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत आज हम एक सियासी मसले पर बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सम्माननीय अनुसुईया उइके जी साथ में हैं। सियासी बातचीत इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी मसला काफी सरगर्म है और सियासी मसला सरगर्म है आरक्षण के संदर्भ में। रमन सिंह की सरकार के दौर में अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में आरक्षण को लेकर एक संशोधन हुआ। 58% आरक्षण दिया गया। हाईकोर्ट ने उस संशोधन को अवैध करार दिया। इस समय छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य देश में है जहां पर किसी किस्म का कोई आरक्षण नहीं है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल भी चिंतित है और साथ साथ राजभवन भी चिंतित रहा। स्वयं राज्यपाल के द्वारा भी इस संदर्भ में चिंता जताई गई और सरकार से अपेक्षा की गई कि वह इस संदर्भ में समुचित कदम उठाए, चाहे वो विशेष सत्र के माध्यम से हो या अध्यादेश के माध्यम से हो। सभी तरफ से जब दबाव की स्थितियां बनी तो सरकार के द्वारा विधिवत विशेष सत्र के संदर्भ में आग्रह राजभवन को किया गया। विशेष सत्र आयोजित भी हुआ और विशेष सत्र में नए सिरे से एक विधेयक लाया गया आरक्षण के संदर्भ में और उसके तहत न केवल अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में आरक्षण को बढ़ाया गया बल्कि साथ ही पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में भी संशोधन किया गया और साथ ही वह जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के निर्धन लोग हैं उनके संदर्भ में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। कुल जमा आरक्षण का प्रतिशत 76 हो गया। उम्मीद की गई कि अब जब यह संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है तो इसे तुरंत अमल में भी ला दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ राज्य शासन के तमाम मंत्री राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को संशोधित विधेयक की प्रति सौंपे और यह अपेक्षा जाहिर की कि इसे वह हस्ताक्षर कर दे। तब से इंतजार ही चल रहा है। राज्यपाल लगातार इस संदर्भ में विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रही है, सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर रही है, पर साथ ही सियासत भी चल रही है। कांग्रेस लगातार मुखर है। उसका कहना है कि राजभवन सियासी मसला बनाकर इस विषय को डील ना करे। सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि राज्यपाल जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। राज्यपाल समय समय पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही है तो वो बता रही है कि मैं करना चाहती हूं, लेकिन जिस अदालत के द्वारा 58% पर आपत्ति लगाई गई वो अदालत 76% के संदर्भ में तैयार हो जाएगी। इन कारणों को समझने की कोशिश की जा रही है। तो हमने सोचा कि इस विषय पर इधर उधर क्यों बात की जाए, सीधे राजभवन का रुख किया जाए और माननीय राज्यपाल से ही बात की जाए कि मसला क्या है, आगे के संदर्भ में उम्मीद क्या है। तो हम इस समय छत्तीसगढ़ राजभवन में, हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी। अनुसुईया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और पूरी भूमिका जैसे मैंने साझा की है, आपसे समझना चाहता हूँ, आप स्वयं बेहद चिंतित थी इस मसले को लेकर जब हाईकोर्ट का निर्देश आया था, पर अब जब विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण के संदर्भ में संशोधन के साथ में नया विधेयक पारित हो चुका है तो भी वो कानून का रूप नहीं ले पा रहा है। कह रहा राज्यपाल ने रोका हुआ है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैंने उस समय जब बिल की बात आई थी तो उस समय जैसे ही 58% अवैधानिक हो गया था हाई कोर्ट से, तो पूरे प्रदेश में जो जनजाति वर्ग जो है जिनका 32 से 20 हो गया था, तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में इसका जन आंदोलन शुरू कर दिया था। और मुझसे भी सामाजिक संगठन और अधिकारी कर्मचारी का और राजनीति सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया था कि इस मामले में आप शासन का ध्यान आकर्षित करिए कि कोई ठोस कदम उठाए। तो मैंने फिर इस संबंध में मुख्यमंत्री शासन के मंत्रियों से भी बार बार और मुख्यमंत्री सचिव प्रमुख सचिव से भी पूछा था कि आप बताइए इस मामले में आप कर क्या रहे हैं। तो इसका कोई मुझे उत्तर जो है संतोषजनक या दिया भी नहीं गया। तो फिर मैंने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को लिखा कि मुख्यमंत्री जी, जब से ये 58% का अवैधानिक कोर्ट का जो आरक्षण था वो SC ST और OBC का वो अवैधानिक घोषित कर दिया गया और जिसमें 20% आदिवासियों का हो गया, जिसको लेकर ये पूरा प्रदेश में आंदोलन शुरू किया है और एक बड़ा असंतोष का वातावरण इस समाज में है। क्योंकि जब ये अवैधानिक हुआ था तो यथावत रहा OBC का जी। और SC का भी यथावत रहा 12% और 14%। केवल घटा किसका था उस समय 32 से 20 आदिवासी। हाँ, तो वही आंदोलित हो रहे थे। तो मैंने एक सुझाव के तौर पर कहा कि इसका शीघ्र ही कोई समाधान निकाले इनके आरक्षण को बहाली करने के लिए। तो या उचित समझे तो आप इस अध्यादेश लेकर आए या विशेष सत्र बुलाएं। मैंने एक सुझाव के तौर पर उनको कहा था। तब फिर इस तरह का जो भी उन्होंने सोचा होगा तो 1 या 2 दिसंबर को
इन्होंने सत्र के लिए मेरे पास फाइल भेजी। उसमें मैंने कहा कि निर्णय तो आरक्षण वाला है और सरकार कुछ कर रही, क्योंकि उस समय मेरे पास विषय नहीं था जब भेजा था, तो मैंने उसको तत्काल ओके कर दिया। फिर इसके बाद मैंने फिर क्वेश्चन मतलब यहाँ हमारे सचिवालय से एक पत्र गया कि आप ये बताएं कि इस 2 दिन के सत्र में आप कौन कौन से प्रश्न लाना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि एक अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी और हम इसके संबंध में SC ST का जो है संशोधन विधेयक लाएंगे, OBC का जो 2022 का जो 12 का जो संशोधन निरस्त हो गया था उसको लेकर, और इस तरह का विषय को लेकर उन्होंने मुझे जानकारी दी 30 नवंबर को जी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चर्चा विधानसभा में हुई, अब उस समय सारे जो मंत्री वगैरह भी आए थे, तो हमारे यहाँ एक प्रोसीजर होता है कि कोई भी विधेयक थ्रू सचिवालय के माध्यम से ही, जिसमें अंडर सेक्रेटरी और लीगल ओपिनियन के साथ मेरे पास प्रस्तुत होता है। तो मैंने उस समय कहा कि जैसे ही छुट्टी पे गए थे मेरे लीगल अधिकारी, तो मैंने कहा जैसे ही आते हैं तो मैं तत्काल में कर दूंगी, ये मैंने सार्वजनिक भी बोला जी। और फिर वो आए 5 तारीख को, फिर उन्होंने उस बिल को देखा कि संशोधन बिल में जो है 58 पहले प्रतिशत था, उसको हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक कर दिया और बहुत सारे बिंदुओं में उन्होंने अपना अभिमत ओपिनियन दिया मुझे कि ये सरकार से पूछा जाए कि ये जो 58% को जो अवैधानिक उन्होंने कर दिया, और ये हाई कोर्ट ने ये जवाब दिया था और उस जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। तो उस परिस्थिति में जब ये 58 अवैधानिक हो गया, तो 76% की स्थिति में सरकार के पास ऐसी क्या तैयारी है जो कि ऐसा ना हो कि ये भी उसी तरह से लोग उसमें शंका व्यक्त की, मतलब उसमें लिख दिया गया नोट शीट में, सरकार की भी नोट शीट में, कि ये कोर्ट में मामला जाएगा जी। अब जब जाएगा तो मुझे भी एक चिंता हुई कि आखिर फिर वैसी स्थिति हो जाएगी तो उसमें OBC का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा जो बढ़ा हुआ है, और SC का भी खत्म हो जाएगा, ST का भी खत्म हो जाएगा, पुरानी जैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको जल्दबाजी में नहीं करूंगी, पूरा सरकार को इससे जवाब मांग लूँ मैं कि आपके पास क्वांटिफाइबल जो डाटा है उसको किस आधार पर ये डाटा तैयार किया गया है, कृपया मुझे अवगत कराएं। मैंने सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी पर कमलप्रीत सिंह जी को बुलाई थी और आपके कुंजाम जी को, तो मैंने पूरी जानकारी ली और मुझे ये उपलब्ध करा दें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लेवल पे तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन शासन स्तर पर इसके लिए मैं कहूँगा कि वो डाटा आपके लिए उपलब्ध। और भी कई प्रश्न थे मेरे, उसमें 5-7 प्रश्न थे कि ये जो आपने पिछले जो निरस्त हुआ जी, और अब कौन सा ऐसा स्थिति आ गई जिसके, तो कोर्ट ने कहा था कि 50 से अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया उन्होंने, जो इंदिरा साहनी केस का जजमेंट था, उन्होंने कहा कि 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और भी जजमेंट का हवाला हाई कोर्ट ने कहा। तो उस परिस्थिति में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जो 58% से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, तो अब 76% से कैसे असंतुष्ट हो जाएंगे ताकि ये भविष्य में फिर उसकी परिस्थितियां ऐसी निर्मित ना हो जाए। एक सवाल मेरे जहन में है, विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया है। उस विधानसभा में केवल कांग्रेस के ही नेता नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता हैं। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह हैं, कई सालों तक मंत्री रहे ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, धर्मलाल कौशिक हैं। इसके अलावा जोगी कांग्रेस के भी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी नेता हैं। इस सब ने एक राय होकर 76% के संदर्भ में अपनी सहमति व्यक्त की है, और राज्यपाल अनुसुईया उइके जी को ये 76% कोर्ट में टिकेगा इस पर संदेह है। ये जो 90 विधायक वहां बैठते हैं, उन्होंने ये चिंता नहीं की होगी, और अगर चिंता की फिर भी उन्होंने हामी क्यों भर दी, इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? ये सवाल आपके जहन में नहीं आता? देखिए, ये मुझे तो एक संवैधानिक पद पर हूं मैं जी, और
राजनीति में पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात करते हैं, मुझे तो तकनीकी तौर पर देखना है और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो और आर्थिक आधार पर जो कमजोर वर्ग है जिनको लेकर ये आए हैं। नहीं तो आप बताइए कि आज जो परिस्थितियां, आज सबका जो सुनने की स्थिति में हो गया आरक्षण, और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार भी गई 58% को लेकर, और आपको याद होगा 19 में भी शायद कोई प्रस्ताव पारित हुआ था 27% आरक्षण का, वो भी कोर्ट में लंबित है जी। तो ऐसी परिस्थिति में एक संवैधानिक पद में बैठा व्यक्ति को इस बात का चिंतन होना चाहिए कि फिर हर्ष वही वैसा ना हो जाए जो 58 में हुआ। तो अभी मैं लीगल तरीके से सारी जानकारियां मैं इकट्ठा कर रही हूं और मुझे ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोर्ट के सामने इनके पूरे डाटा जो है और सारी जानकारियां इनके पास पूरी तरह से उपलब्ध है 76 के हिसाब से क्वांटिफाइबल, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार को मानते हुए ही, और बहुत विशेष परिस्थितियां, असाधारण परिस्थिति को, ये तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो नौकरी का इन्होंने टेबल बनाया 8 टेबल, उसमें ये बात भी देखा गया कि जब सरकार के द्वारा जवाब दिया गया 1 से लेके 4 तक का, और उसमें ओबीसी, एससी, एसटी इन वर्गों के लिए आरक्षण का जो पोस्ट अभी जो मतलब वैकेंसी है उसमें आपने कितनी फिलअप किया और कितनी वैकेंट है, तो उसमें जानकारी के तौर पर तो इससे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ जी। कि ये केवल कमजोर वर्ग के जो लोग हैं एससी एसटी के लिए बताए, तो जिसके कारण बोले नहीं भरा, मतलब जो भी है शिक्षा के क्षेत्र में जैसी बहुत सारी उसकी डिटेल जानकारी, तो उससे कोर्ट ने इनकार कर दिया, हम इसको नहीं मानते। तो और भी ऐसे कुछ प्रश्न किया उन्होंने, तो जिसका जवाब 58 के लिए मैंने पूछा कि आप 58 के लिए जो है आपके पास क्या डाटा है जी, जो उसको भी बहाली करने की दिशा में, और 76 को लेकर। तो आज सामने प्रश्न ये उठता है कि आज मैं अगर साइन कर दूं जी, कल कोर्ट में जाना ही मामला, कल कोर्ट से स्टे तो हो जाएगा जी। तो ऐसी परिस्थिति में कि हम सरकार से ये मेरे को समझना और जानकारी लेना कि आगे तैयारी आपकी कैसी है, कि ये कोर्ट में मामला अगर जाएगा तो आपके पास पुख्ता सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है जी। तो इसलिए मैं जो है इस चीज में अभी सिग्नेचर नहीं कर रही। पर इसमें एक उलझन है, जो तर्क है, एक तरफ कोर्ट के तमाम आदेशों का हवाला दिया जा रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, दूसरी तरफ सरकार की या कांग्रेस पार्टी की दलील है कि झारखंड, तमिलनाडु जैसे राज्य हैं जिन्होंने 50% से भी ज्यादा आरक्षण को जायज करार दिया है। तो जब ये राज्य अपने यहाँ पर 50% से ऊपर आरक्षण देने में सफल हो सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कोशिशों को क्यों नहीं स्वीकार किया जाएगा? देखिए, झारखंड में तो उन्होंने अनुच्छेद 9 के लिए संकल्प पारित किया है, अभी वहाँ लागू नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जी। आपका तमिलनाडु में 69 है जी, और 61 शायद कर्नाटक में है, और 58 महाराष्ट्र में है जी। तो अब वो तमाम सारी चीजों को उन्होंने आधार बताया होगा जी, जो शंका कर सकते हैं 50 से ऊपर, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइन है जी, कि वो परिस्थितियां, असाधारण परिस्थितियां क्या है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, क्योंकि आदिवासियों का जहां तक डाटा है वो तो एक जाति आधार पर उनको माना गया, और उसके साथ साथ फिर आर्थिक पिछड़ापन भी माना गया। जहां तक पिछड़ापन का भी जो आरक्षण का मापदंड है उसमें भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी पहलुओं को देखकर, और मालूम है आपको इसमें तमिलनाडु में रिटायर जज की एक कमेटी बनी थी, आयोग जी, और उन्होंने सारे वर्गों को का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक को बड़े विस्तार से उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, और जिसके आधार पर मतलब मामला जो है और उसको अनुच्छेद 9 में शामिल किया गया, तो जिसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते जब तक अनुच्छेद 9 में अगर पार्लियामेंट में, तो इसलिए भी वो वहां पर कोर्ट का मामला नहीं उठा। अब यहाँ पर चूंकि कोर्ट का मामला है, अनुच्छेद 9 में नहीं है, इन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है जी। तो अब संकल्प जब तक पार्लियामेंट में जी पास नहीं होगा इनका जो उस चीज के लिए लाने के लिए, तो आज तो मतलब एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह यहाँ पर 58 का ही अवैधानिक हो गया जी। तो मैंने ये भी जानना चाहे कि क्या राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई आयोग जो एससी के लिए, एसटी के लिए
और जनरल जी के लिए जो है ऐसा आयोग के द्वारा सर्वे किया गया, कोई आंकड़े होंगे या डाटा तो वो बताए। साथ ही जो क्वांटिफाइबल जो डाटा है उसमें क्या आधार आपने रखकर और ये जो आरक्षण 58 से 76 किया है, तो वो मेरा अपना प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात है, एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को बड़ी आशंका है कि मैं ये भी आपके माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी के ही मतलब आरक्षण बढ़ाने की बात कही। मैंने आदिवासी का उस परिप्रेक्ष्य में कहा था जब प्रदेश में उनका ज्ञापन आंदोलन और जो कुछ चल रहा था 58 को लेकर, 58 को लेकर, जहां पर उनका 32 से 20 हो गया था और दूसरे वर्गों का यथावत है। तो मैंने एक सुझाव के तौर पर कहा था कि इसका समाधान करो। अगर ये विशेष सत्र या उसके द्वारा भी अगर इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि ये आक्रोश को शांत किया जा सके, इनको संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि एससी का यथावत था, एसटी का भी, ओबीसी का भी यथावत था, उसमें कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं था और न किसी ने मुझे ज्ञापन नहीं दिया था। तो मैंने जो अवैधानिक 58 का जो आरक्षण था उसको अवैधानिक हाईकोर्ट ने किया था, उसी परिप्रेक्ष्य में ये एक आक्रोश प्रदेश में आ गया था। एक सवाल मेरे जहन में आता है, हमारे यहाँ 58 से पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें 20% आरक्षण आदिवासियों के लिए था, 14% आरक्षण पिछड़ों के संदर्भ में था और 12% आरक्षण अनुसूचित जाति के संदर्भ में था। कुल 46% आरक्षण था, संवैधानिक दायरे में था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसके अनुसार था। अब 20 से बढ़ाकर 32 किया, इसलिए 58 हुआ और उस दायरे से बाहर चला गया। जब आप ये अपेक्षा कर रही हैं कि आदिवासियों का आरक्षण 32 कर दिया जाए तो 50 को पार भी ना हो और 32 भी हो जाए, ये चमत्कार कैसे हो सकता था? आज आप राज्यपाल अगर मुख्यमंत्री होती तो कैसे करती, ये सवाल जहन में आता है। क्या अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति का घटा देते, पिछड़े का घटा देते, करते कैसे? देखिए, जहां तक इनके पास जो भी इसको बढ़ाने के लिए जो एक बेसिकली हर वर्ग के लिए एक सामाजिक और आर्थिक और पिछड़ापन का, शैक्षणिक, ये तमाम सारी चीज़ों का पूरा डाटा के आधार पर बढ़ाया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि 58 को भी हाई कोर्ट मोहर लगा सकता था, लेकिन ये समय पर ये डाटा वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में ही जब इन्होंने बढ़ाया था तो तब तो कुछ परिप्रेक्ष्य मतलब रखा ही होगा डाटा के आधार पर, जो भी कुछ इनके पास रहा होगा। चूंकि अब उन परिस्थिति में कोर्ट में मामला चलते रहा, तो ऐसा नहीं है कि आज भी आप भी मानते हैं ना कि आदिवासी की जो स्थिति है, एससी की जो स्थिति है और पूरा प्रदेश में ओबीसी की भी बड़ी संख्या है। अब आप ये भी बताइए कि ओबीसी का जो डाटा के आधार पर बता रहा है कि 41 कुछ 2 या 3% इनकी जनसंख्या है जी। और इन्होंने बताया कि 32% के लगभग आदिवासियों की है अभी की जो स्थिति में, और एससी की भी 13 इन्होंने जो बढ़ाया वो बता रहे हैं। तो अब मेरे सामने ये भी प्रश्न, सारे संगठन के लोग आए, बोले हमारा 41% है तो हमें 27 क्यों दे रहे हैं, और जिनका 32 है तो 32 क्यों दे रहे हैं, और जिनका 13 है तो 13 दे रहे हैं, और हमारी जनसंख्या उनसे ज्यादा है। तो फिर मेरे सामने भी ये हुआ कि और अन्य समाज का हमारा 10% है तो हमें 4% क्यों दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारे प्रश्न मेरे सामने भी आ गए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों से मैं अपना आकलन कर लूँ और उसके बाद ही कोई निर्णय लूँ, ताकि ये सारी चीज़ों को अगर मैं आज कर रही हूँ, मैं तो कहती कि मैंने तो बोला ही था कर दूंगी करके, लेकिन जो लीगल ओपिनियन मेरे सामने प्रश्न चिन्ह उठकर आए कि ये सरकार से इसकी जानकारी मांगी जाए, तो मैंने मौखिक रूप में मीटिंग लिया जी। और मैंने कहा, और मैंने सार्वजनिक तौर पर भी ये बात को रखी, और आदिवासी समाज की मीटिंग में गई थी, वहाँ पर भी मैंने उनको बताया कि आखिर मैं इसको क्यों रोक रही हूँ। मुझे चिंता सभी वर्ग की है, केवल ऐसा नहीं है मेरे लिए, तो पूरा प्रदेश में, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी का हो या एसटी का हो, आखिर उनके भविष्य का सवाल उठता है ना। फिर पूर्ववत स्थिति होगी तो एक संविधान संरक्षक होने के नाते मुखिया इस प्रदेश की, तो मैं सबका अहित नहीं देखना चाहती, उनका हित हो जाए
और जैसा भी हो उसके निष्कर्ष मेरे सामने आ जाए, सरकार के द्वारा जवाब, क्योंकि अभी तक मेरे पास जवाब नहीं आया लोग इसी बात को लेकर। आप कह रहे हैं कि आप संविधान के के तहत एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, प्रदेश के सभी लोगों का हित आप देख रही हैं और इसलिए इस संदर्भ में एहतियातन कदम उठा रही हैं। पर जो दल यहाँ पे सत्तारूढ़ है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो खुलकर अब ये कह रहा है कि माननीय राज्यपाल केवल भाजपा का हित देख रही है। जो भाजपा के नेताओं के बयान है, कमोवेश वैसे ही बयान राज्यपाल के माध्यम से सार्वजनिक हो रहे हैं। देखिए, मैं तो एक तकनीकी बात कर रही हूँ ना। अब वो इसके पहले कि वो सारी चीजों को आप राजभवन को राजनीतिक नजरिए से क्यों देखते हैं? मेरे सामने कुछ तकनीकी है, अगर सवाल तो उसका जवाब दे दीजिए ना जी। और ये तो मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर के जो लीगल जो है सिविल जज के जो हमारे एडवाइजर है उनके अभिमत से ही तो मैं बात कर रही हूँ, जो उन्होंने उसमें लिखा है नोट शीट में, और उसके लिए वो सारे सवाल मैंने शासन को लिखा भी है और मौखिक तौर पे बात भी की, और उन्होंने अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं कराया। और जहाँ तक ये सारी चीजें अगर वो ये मानते हैं तो देखिए इसमें सभी लोगों का समर्थन है जी। तो भाई अगर ऐसा इनको लगता है कि दूसरे अन्य इनके विपक्ष, तो उनको भी नहीं लगता है कि क्या ये ओबीसी का वोट उनका नहीं है, एससी का नहीं है या एसटी का, वो विरोध, मतलब उनकी अपनी दृष्टि है। अगर ऐसा रहता तो वो समर्थन भी नहीं करते भाई, सभी की सर्वसम्मति से। अब मेरी तकनीकी स्थिति यह है, संवैधानिक लीगल पॉइंट पर क्या मैं इस बारे में चिंतन नहीं करूंगी? लेट जो हो रहा है क्योंकि उनका जवाब अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आप क्वांटिफाइबल डाटा आपको जो है मुझे उपलब्ध कराना चाहिए था। मैं आंख बंद कर और कोई भी चीज परिस्थिति आ जाएगी तो मैं क्यों वो कर दूं? एक सवाल मेरे जहन में आता है, इतना संवेदनशील मसला है, सारे राजनीतिक दल इस विषय पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं, प्रदेश की राज्यपाल भी लगातार इस संदर्भ में लोगों से मुलाकात भी कर रही है, विधि विशेषज्ञों से परामर्श भी कर रही है। आपकी सरकार है, अभी तक खबर आई नहीं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री परस्पर बैठकर किसी निदान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वाकई आप लोग गंभीर हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि इस विषय में मेरे पास अगर जवाब आ जाता तो मैंने सोचा था कि मैं इसके लीगल जो हैं मंत्री हैं अधिकारियों के साथ, अब उसमें देखिए एक नोट शीट में ये तक नहीं है लीगल ओपिनियन विभाग का जी। उसका भी अभी मत नहीं है, उसमें लिखा कि अभी उनका मत ही नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तकनीकी जो है जिसको मेरे को जानना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा होता, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, इसमें किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर सबका आप सभी दल सभी वर्ग का अगर हित चाहते हैं तो इस समस्या का समाधान करने की दिशा में मेरे पास आकर बैठकर और ये सुझाव देते, ये बहुत सारी चीज़ें होती कि तो भी मुझे कल को अगर कोई स्थिति हो जाए तो ये तमाम चीज़ें तो ये तो आप अपनी राजनीति करते रहिए, लेकिन उनका तो अहित हो जाएगा जो अभी झेल रहे हैं। तो ये मेरा अभी चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर हमारी तो चिंता का विषय यह है कि जो विशेष सत्र के माध्यम से विधेयक पारित कराया गया वो अमल में आएगा या नहीं आएगा। आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तक जो राज्य शासन का रुख है, जिस प्रकार की आपको विधि विशेषज्ञों से राय मिली है, क्या उम्मीद करें? निकट भविष्य में इस पर हस्ताक्षर होने की संभावना या अभी इसमें समय लगेगा? नहीं, जैसे ही जवाब आता है उस परिस्थिति में मैं विचार करूंगी कि मुझे क्या करना है जी। अभी तो मेरे पास जवाब ही नहीं आया, और जब आएगा तो इस पर निश्चित रूप से अगर मुझे सकारात्मक और जो भी लगेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहले भी मैंने कहा है। राज्य शासन के तमाम मंत्री सत्र के बाद आपसे मुलाकात के लिए आए थे, विधेयक की प्रति आपको भेंट करने के लिए आए थे। ये एक लंबे समय से इंतजार चल रहा है, भारी स्तर पर तो बयान आ रहे हैं, पर क्या मंत्रियों के स्तर पर आपसे पुनः मुलाकात की गई है? क्या हस्ताक्षर के संदर्भ में कोई आग्रह किया? हाँ, नहीं, अमरजीत भगत जी आए थे और उनके साथ करीब 20-25 लोग आए थे जी। और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी इसमें आप साइन कर दीजिए ताकि सारी पदोन्नति, ये तो मैंने भी चिंता व्यक्त की थी पत्र के माध्यम से कि सारी पदोन्नतियाँ और रिक्त जो है नौकरियों की सारी चीज़ें रुक गई है और इस पर कुछ उपाय सोचिए जो परिस्थिति 58 के। अब इन्होंने क्या हुआ कि 58 का मेरी बात हुई थी, हालांकि सुझाव के तौर पर। अब चूंकि 58 की बात है और 76 हो गया, तो आप सोचिए कि इन चीजों में जब 58 अवैधानिक है तो 76 की क्या परिस्थिति आएगी, आप खुद चिंतन करिए ना। तो मैंने यही कहा कि मैं जल्दी इस चीज को मैं देख रही हूँ
और जो हो सकता है आगे कोई इस तरह की अड़चन या बाधा ना आए, तो उसको कानूनी और जो विशेषज्ञ है सबसे भी सलाह ले रही हूँ। तो आपकी ये चिंतन, मनन और विचार की प्रक्रिया राज्य के स्तर पर ही सीमित है या दिल्ली भी आप कोई बातचीत कर रहे हैं? राज्य के लोगों के हित का विषय है, राज्य के संदर्भ में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है, तो इसके संदर्भ में माननीय राज्यपाल क्या दिल्ली के भी संपर्क में है? क्या दिल्ली से भी कोई मार्गदर्शन मिल रहा है? क्या राष्ट्रपति के यहाँ से भी कोई संपर्क या वहाँ के विधि विशेषज्ञों से कोई बातचीत कि कैसे रास्ता निकल सकता है, इस दिशा में कोई पहल? नहीं, इस विषय में मैंने सोचा है कि जो भी दस्तावेज मेरे पास सरकार से आएंगे, तो मैंने राष्ट्रपति जी से भी टाइम लिया है। मैं 20 तारीख को मुझे मिला है समय, राष्ट्रपति जी से भी चर्चा भी करूंगी और साथ में मैंने मांगा है जो सेंटर के मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी। और ये क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और इसका सीधा सीधा जल्दी से इसका निराकरण होना चाहिए मेरी दृष्टि में, ताकि आगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी तो केंद्र से, भारत सरकार से है, क्योंकि उनके ही प्रतिनिधि के रूप में मैं हूँ, तो मुझे सारा सवाल जवाब लीगल कोई चीज में अगर कर दूं और कोई ऐसी बात हो जाए तो मुझे तो राष्ट्रपति हमारे संरक्षक होते हैं, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, ये सारी चीज़ों को हर साल हर महीने हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है। प्रदेश की गतिविधि सारी चीज़ें जो भी कुछ होता है तो हर महीने भी रिपोर्ट देती है। क्योंकि ये मामला इतना उलझा हुआ है, जो 58 से 76 हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में मैं चाहूँगी कि इन सारे लोगों से मार्गदर्शन लूँ ताकि इसका समाधान कर सकूँ इस प्रदेश के सभी वर्गों के लिए। तो जो आपसे बातचीत में निकल कर आ रहा है वो ये है कि आप राज्य शासन से तथ्यों पर स्पष्टता चाहती हैं और इसके साथ में दिल्ली में जो तीनों मुख्य लोग हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, उनसे इन तथ्यों को साझा करते हुए राज्य के लोगों का हित सुरक्षित रहे, इसे सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम इसी रूप में समझे इस बात को? बिल्कुल, कि मतलब जो भी होगा ना, क्योंकि मामला कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है जी। ये सारा, कोई विधेयक जब कोई कोर्ट में नहीं रहता, मामला उलझा हुआ ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। या सेंटर के विधेयक को अगर राज्य सरकार उसको कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसमें लीगल ओपिनियन के आधार पर उस पर निर्णय लिया जा सकता। चूंकि 58 का भी मामला कोर्ट में है जी और सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो आप सोचिए कि इन चीजों के बाद इसका क्या असर पड़ेगा। पर राज्य शासन ने तो एक कोशिश और भी की कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये विधेयक पड़े नहीं और संसद से इसको पारित करा लिया जाए, इसलिए एक संकल्प अनुच्छेद 9 के तहत पारित कराने का संसद के संदर्भ में इसकी भी कोशिश हुई, जिसका भाजपा ने बहिष्कार भी किया था वहां पर। तो क्या वो रास्ता सुनिश्चित कर पाएगा? देखिए, ये तो केंद्र का ही विषय है जी। और इस पर वो बहुत सारी चीजें इसको करने के लिए उनके पास क्या क्राइटेरिया होता है और वो तमाम सारी चीज़ों को देखना उनका काम होता है। और इस संबंध में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अनुच्छेद से ये न्यायालय की जो जो अड़ंगा है वो उसमें आ जाने से खत्म हो जाता है। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, इन लोगों का, कुछ राज्यों का उसमें शामिल है। अब उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या विधि विधायनी है अनुच्छेद में लाने के लिए, तो इसके बारे में केंद्र सरकार और उनके तमाम जो है जो इसके एक्सपर्ट है वो ही बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस बातचीत को अब अंतिम बिंदु पर ले जाएं, तो कुल समझना ये चाहेंगे कि क्या वर्ष 2022 में माननीय राज्यपाल के द्वारा इस विषय पर फैसला ले लिया जाएगा या हमें अगले साल का इंतजार करना होगा? अब मैं तो इसमें कुछ नहीं बता सकती, अभी इतने दिन हो गए हैं और जो मुझे अभी तक जवाब शासन का, अभी केवल मौखिक चर्चा हुई है। फिर मैंने लिखित में भी मांगा, जो मेरे लीगल ओपिनियन का बाकायदा हमारे सचिवालय से ये प्रश्न मतलब पत्र गया है, उसका जैसे ही जवाब अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से इस पर मैं विचार करूंगी, क्योंकि मैं स्वयं सभी वर्ग का मैं हित चाहती हूँ और इसका जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो, उस दिशा में मेरी तरफ से पूरी मतलब कोशिश है। तो कुल मिलाकर हमारी ये पूरी बातचीत थी आरक्षण के मसले पर लेकर क्या कुछ वास्तविक परिस्थितियां हैं इसे समझने की। तो हमारे साथ माननीय राज्यपाल ये बता रही हैं कि अदालत में एक बार फिर यह विधेयक कहीं अटक ना जाए और राज्य के तमाम निवासी जो आरक्षण से अभी वंचित हैं आगे भी वंचित ना रह जाएं, इसको वह सुनिश्चित करना चाहती है।
इसके लिए राज्य शासन से कुछ बिंदुओं पर उन्होंने स्पष्टता चाहिए और स्पष्टता का वह इंतजार कर रही है। स्पष्टता मिलने के साथ ही शीर्ष स्तर पर विचार करके इसके संदर्भ में फैसला लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि राज्य शासन के स्तर पर और राजभवन के स्तर पर इस मसले पर एक राय होकर उस नतीजे पर पहुंचा जाएगा जिसमें राज्य के निवासियों का हित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, आज के सार्थक संवाद में इतना ही। फिर जल्द मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत से, किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।